नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एग्जिट पोल का समय थोड़ा आ गया है क्योंकि 3 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, त्रिपुरा में पहले ही चुनाव संपन्न हो गए थे और अब मेघालय और नागालैंड में भी आज अखिलेश जी चुनाव संपन्न हो गए हैं। और उसके बाद जनता ने, वहां के लोगों ने, वोटर्स ने कम से कम सारी पार्टी और कैंडिडेट्स का जो भविष्य है वो जरूर आज ईवीएम में कैद कर दिया है। बिल्कुल अंकित, और मेघालय में आज 60 में से 59 सीटों पर मतदान किया गया। एक सीट पर मतदान नहीं हो सका क्योंकि वहां पर जो उम्मीदवार थे उनका निधन हो गया था। शाम 5 बजे तक मेघालय में 74.32% वोटिंग हुई है, जो पिछले चुनाव की तुलना में कम है, लेकिन अभी चूंकि ये प्रोविजनल डेटा है इसलिए हो सकता है कि बाद में अपडेट होने के बाद ये बढ़े। जबकि 2018 की बात हम अगर करें तो 86.8% वोटिंग हुई थी। मेघालय के पूर्व मंत्री और यूडीपी के उम्मीदवार एचडीआर लिंगदोह के निधन के कारण शिलोंग सीट पर मतदान नहीं हुआ है। यहां इस बार सभी पार्टियों ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं एनपीपी ने 57 और टीएमसी ने 58 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और इसके साथ साथ नागालैंड का भी हाल आप बता दीजिए अंकित। बिल्कुल, नागालैंड में भी 60 में से 39 सीटों पर ही चुनाव जो है वो इस बार हो पाया है। वहां पर भी शाम 5 बजे तक का जो डेटा आया है वो 82.86% की वोटिंग का डेटा है। 2018 से अगर इसकी तुलना करें तो वहां पर 85.6% वोटिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं जैसे अखिलेश जी बता रहे थे कि जब ये राउंड ऑफ होगा, क्योंकि ऐसा होता है 4 बजे जब वोटिंग क्लोज हो जाती है उसके बाद जो लोग अंदर होते हैं वो सिर्फ मतदान कर सकते हैं, तो ये राउंड ऑफ होके लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी उसके आसपास का ही बनेगा। एक जरूरी बात ये भी अखिलेश जी, शायद नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से जो हमारे उत्तर भारत के खास तौर से राज्य है उन्हें कुछ सीखना जरूर चाहिए। बड़ी भारी मात्रा में मतदान होता है नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में। बिल्कुल, मतदान में तो आप मान के चलिए कि 80% तो वहाँ पर औसत मतदान होता है। वहाँ के लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेते हैं। और हम अगर नागालैंड की बात करें तो वहाँ पर एक ये भी चीज़ है जो शायद यहाँ पर कम होती है, वो ये है कि जैसे कि अकुलोतो सीट है वहाँ पर विधानसभा की, और यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं काजेतो किमिनी, ये निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। तो यानी एक अभी परिणाम आया भी नहीं है, लेकिन एक सीट बीजेपी के खाते में वहाँ जा चुकी है क्योंकि वो निर्विरोध बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव वहां से जीत गए। नागालैंड में एग्जिट पोल नहीं करना पड़ेगा, इसका एग्जिट पोल नहीं करना है क्योंकि इसका रिजल्ट आ चुका है। नागालैंड में इस बार 183 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 13,17,000 के करीब मतदाताओं ने किया था। और जो सारी सुरक्षा की व्यवस्था थी वो सब की गई थी। और 2 मार्च को त्रिपुरा और मेघालय के साथ ही नागालैंड के भी नतीजे आएंगे। नागालैंड एक और तरीके से भी कमाल का राज्य है, शायद देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर फिलहाल जो अभी असेंबली जा रही है, जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां पे कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग सत्तारूढ़ पार्टी में। बिल्कुल, ये उत्तर पूर्व में ऐसा होता है कई राज्यों में। और नागालैंड में इस बार आप जानते हैं कि बीजेपी और एनडीपीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है, जिसमें बीजेपी ने 20 और एनडीपीपी ने 40 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे। आपको बता दें कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, तो इसलिए बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये चुनाव परिणाम। त्रिपुरा में बीजेपी अपने बूते पर है, जबकि नागालैंड और मेघालय में वो अपने सहयोगी पार्टियों के साथ है। और मेघालय में तो ये एक बड़ा दिलचस्प इस बार हुआ है अंकित, की जिसके साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई है वही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। और इसी कारण जो है काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप भी वहां पर एनपीपी और बीजेपी के बीच में हुए हैं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प है। हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए संजय मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और आपको बता दें कि दीपक दीवान जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। मानव जायसवाल साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के, ये भी हमारे साथ जुड़ गए। और साथ साथ हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेश जी भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले दीपक जी आपसे शुरुआत करेंगे। हम अगर आज के चुनाव की बात करें, नागालैंड की और मेघालय की, और जो मतदान प्रतिशत के बारे में अंकित और हम चर्चा कर रहे थे कि पूर्वोत्तर के राज्यों में खास तौर से लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लेते हैं, उदासीनता नहीं दिखती जैसे कि कई अन्य राज्यों में दिखती है। वो इसलिए कि देखिए ये एक इट्स लाइक अ फेस्टिवल। लोग मिलजुल के कम्युनिटी की जो फीलिंग है उसको मद्देनजर रख के वो लोग वोटिंग में जाते हैं। और वहाँ पे मतदाता जो हैं बहुत जागरूक हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं बीजेपी के जो हैं मिस्टर पैटन। उनके कार्यकर्ताओं ने उनको बोला, 1 महीना पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया, बोला कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो चाहते हैं बदलाव, कि आप 3 टर्म से लड़ते आ रहे हो, आप इस बार चुनाव ना लड़ो। जब उन्होंने नहीं माना तो उन सब ने रिजाइन कर दिया।
तो इस तरह की जागरूकता है लोगों में, जो लोग ही चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो बदला जाए। उसी हिसाब से देखिए, उन्होंने एक दूसरे कैंडिडेट को बोला कि आप चुनाव लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। संजय जी, आप कैसे देखते हैं? आप तो वहां भी रहे हैं और यहाँ भी रहे, आपने दोनों तस्वीरें देखी हैं। नहीं, तस्वीरें दोनों अलग अलग हैं। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में लगभग 90% चुनाव गया है। परिणाम मतलब जो वोटिंग का परसेंटेज है 90% गया हुआ है। अच्छा। इससे पिछली बार भी 91% था, अब की 1% कम है, लेकिन 90 को टच करना ये अपने आप में लोकतंत्र में बड़ी उपलब्धि है। बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, तीनों राज्यों में त्रिपुरा का चुनाव थोड़ा सा बंगाल के चुनाव से मिलता जुलता होता है और दोनों का राजनीतिक परिवेश भी लगभग एक है। तो सबसे पहले तो बधाई देना चाहिए हम लोगों को, चुनाव आयोग को, जिन्होंने इस स्टेट में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया है। चुनाव में कोई भी अशांति का या कोई भी मतलब कोई घटना ऐसी नहीं घटी जो कोई अप्रिय हो। इसी तरीके से नागालैंड और मेघालय में भी, नागालैंड में अलगाववाद की समस्या रहती थी पहले, लेकिन आज का नागालैंड भी बदला हुआ है, वो विकास की राह पे है और एक तरीके से राष्ट्र की धरा के साथ जुड़ा हुआ है। मेघालय में भी जो है बीजेपी अपना रोड आगे बढ़ाने में लगी हुई है। पहले 2 सीटें थी, अब डबल डिजिट में जाने का इरादा है। तो पार्टियों का अपना अपना एक रहता है, बट सबसे बड़ा लोकतंत्र में जीत हमारे साथ अगाथा संगमा जी जुड़ रही हैं इस वक्त कार्यक्रम में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अगाथा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मेघालय में जो चुनाव अभी खत्म हुआ है उसको आप किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि जैसे अखिलेश जी पहले कह रहे थे, बड़ी एक कमाल की स्थिति वहां पर यह है, जिन लोगों ने मिलकर 5 साल तक सत्ता चलाई अब वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारा जो इलेक्शन है हमारी पार्टी का, एनपीपी का, हम हमेशा ही इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं। हमारे पास कभी भी प्री पोल अलायंस नहीं रहता, पहले भी ऐसे था और इस बार भी वैसे ही है। तो वी आर फाइटिंग इंडिपेंडेंटली एंड इसमें कुछ भी चौंकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दिस इज समथिंग जो हमने पहले से किया हुआ था। लेकिन आपको लगता नहीं कि थोड़े वोटर्स कंफ्यूज हो जाते होंगे इससे? जिन लोगों के साथ आपने सरकार चलाई, अब आप जब कैंपेन में जा रहे हैं तो उन्हीं की खामियां आप गिना रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप देखेंगे एनपीपी का जो इलेक्शन, अगर आप कैंपेन देखेंगे, हमारा कैंपेन इज ओनली वेरी पॉजिटिव। हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बोला नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हमने कुछ कैंपेन नहीं किया। शायद जो हमारे प्री अलायंस थे उन्होंने किया होगा, लेकिन उसके बारे में मैं कमेंट नहीं दे पाऊंगी। लेकिन जो हमारा कैंपेन है, इट हैज ऑलवेज बीन कि हमने कौन से मुद्दे हमने उठाए, कौन से हमने मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस जो किए थे लोगों को, हमने कौन से में हमने डिलीवर किया है। तो बेसिकली पीस, डेवलपमेंट, ऑल दीज आर द थिंग्स जिस पे हमने इस इलेक्शन पे कैंपेन किया है। और हमारा कैंपेन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके हमने किया नहीं है। चाहे आप टारगेट ना करें अगाथा जी, लेकिन आपकी जो सहयोगी रही है बीजेपी, उसने तो काफी हमले बोले थे सरकार के ऊपर, कहा कि सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। ये अलग बात है कि वो सरकार का हिस्सा थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी त्रिपुरा की तरह ही मेघालय में भी अपनी ताकत बढ़ाना चाह रही है और शायद ये आपके जैसी क्षेत्रीय पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली जो भी पॉलिटिकल पार्टी है कोशिश करेगी कि अपना बेस बढ़ाए, और बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी, ऑब्वियसली वो ट्राई करेगी कि वो अपना बेस बढ़ाए। ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ इसमें कुछ क्या बोलते हैं, इसमें हम we can't look so deep into something like this. It's just a part of being in a political और party. एक सवाल लगा था जी जो आपसे बार बार पूछा जाएगा परिणाम आने तक और शायद परिणाम वाले दिन भी, कि अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है पिछली बार की तरह, तो क्या आप फिर से साथ आएंगे बीजेपी और आप? देखिए, ये आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट इसके ऊपर, बट मेरे ख्याल से हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम एक सिंगल पार्टी, एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और हमको किसी और की अलायंस की जरूरत नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से वी शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, दीपक दीवान जी भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में। जी दीपक जी। अगाथा, दीपक दीवान हियर इन द स्टूडियो। मैं आपसे एक सवाल है, देखिए गारो हिल्स में एनपीपी बहुत स्ट्रांग रही है, अब वहाँ 24 सीटें हैं। अब इस बारी वहाँ पे टीएमसी लड़ रही है, जिसको मुकुल संगमा लीड कर रहे हैं। वो भी संगमा है, आप भी संगमा है, तो आपका वहाँ मुकाबला टीएमसी के साथ है या बीजेपी के साथ है? हमारा मुकाबला एक्चुअली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एग्जैक्टली नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी
किसी एरियाज में हमारा बीजेपी के साथ टक्कर है, किसी एरिया में हमारा टीएमसी के साथ टक्कर है, और किसी एरिया में हमारे पास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ टक्कर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी एरिया में एक ही पॉलिटिकल पार्टी हमारा राइवल है, सभी में अलग 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 इक्वेशन है। अगाथा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनडीटीवी इंडिया पर मेघालय के चुनाव पर भी लोगों की बहुत बारीक नजर रहेगी। सुप्रिया जी, मैं आपके पास अब आना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो एक जमाने में कहा जाता था डोमिनेंट फोर्स थी नॉर्थ ईस्ट में, इस बार अगर आप इन तीनों राज्यों के चुनाव को देखें तो त्रिपुरा में आप एक जूनियर पार्टनर के रोल में हैं, लेफ्ट पार्टीज के साथ 13 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम नागालैंड की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं ऑपोजिशन विहीन जो एक विधानसभा है उसमें 3 बड़ी पार्टियां, जिसमें 2 अलायंस में लड़ रही हैं, बीजेपी और एनडीपीपी और साथ में एनपीएफ है, और आप 60 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं नागालैंड में। और वहीं मेघालय में भी आपकी पूरी पार्टी टीएमसी में जाके मिल गई। तो क्या कांग्रेस के लिए ये जो तीनों राज्यों के रिजल्ट होंगे उसको आप किस तरह से देखेंगी? वर्चस्व की लड़ाई या अपने आप को कम से कम जिंदा रखने की लड़ाई है कांग्रेस के लिए? नहीं, मेरा एनालिसिस आपकी तरह इतना पेसिमिस्टिक नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब फाइनल आंकड़े टेबल पर आएंगे तो त्रिपुरा में हम पुरजोर तरीके से अपने अलायंस लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, और मेघालय और नागालैंड में भी हम बहुत अच्छा करेंगे। मेरा अपना मानना यह है कि चाहे वो त्रिपुरा हो, जिसको ये कहकर झांसा दिया गया था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो बहुत कुछ करेगी, या नागालैंड हो जिस पर चुनाव पिछले 5 साल पहले लड़ा गया था ये कहकर कि इलेक्शन फॉर सोल्यूशन, या मेघालय हो जहां पर 5 साल बाद सरकार चलाने के अब भाजपा के अध्यक्ष जाके कहते हैं कि हम एक निष्पक्ष जांच कराएंगे घोटालों की। आप सरकार का हिस्सा है प्रभु। जब आप ये कह रहे थे तो आपके बगल में सरकार के 2 मंत्री बैठे थे। तो दिक्कत की बात यह है कि झांसे और जुमले आपने दिए लोगों को, लोगों ने आपको एक मौका भी दिया, लेकिन यही लोग अब तख्ता पलट भी करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि आपने इन राज्यों को नपुंसक बनाने का काम किया है। आपने इन राज्यों से लगातार अधिकार छीनने का काम किया, और अभी तो चुनाव चलिए त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हो रहे हैं। कौन बताएगा कि असम और मिजोरम के बीच में जो गोलीबारी होती है, जो गोलियां चलती है, जो सिविलियंस मरते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन बताएगा क्या सोल्यूशन है आपका नागा अकॉर्ड को लेके नागा लोगों के लिए? कौन बताएगा कि आप यहाँ पर जल जीवन की खड़े होकर सदन में बात करते हैं और कोहिमा में लोगों को कपड़े धोकर या बर्तन धोने का पानी रखना पड़ता है स्टोर करके कि उसको शौचालय में यूज किया जा सके? इतनी बड़ी वहां पर विकट पानी की समस्याएं। आपने त्रिपुरा में एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, वहां म्यूजिकल चेयर्स होती रही, वो आयश आए, कुछ बक के चले जाते थे। घोटालों से घिरी हुई आपकी त्रिपुरा और मेघालय की सरकारें हैं। इसके बारे में जवाब देना होगा, रिपोर्ट कार्ड दिखाने का समय। बिल्कुल, शायद जवाब हमें मिलेगा भी 2 मार्च को, जब जनता अपनी ओर से बताएगी कि जो आपके आरोप है कि उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन बहरहाल जो एग्जिट पोल है, कुछ रुझान एग्जिट पोल के आने शुरू हो गए हैं अंकित, और जो तस्वीर पर दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर हमें, त्रिपुरा के रुझान ये आए हैं, और इसमें भविष्यवाणी की गई है बीजेपी के लिए 36 से 45 सीटों की, यानी बीजेपी को वहां पर फिर से स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी इस एग्जिट पोल में की गई है। किसका है ये यहां से भी फिलहाल छोटे छोटे अक्षर दिख नहीं पा रहा है, लेकिन दूर है स्क्रीन। लेकिन ये पहला रुझान एग्जिट पोल आया है, 36 से 45 सीटें बीजेपी की, और लेफ्ट की 6 से 11 सीटें वहां पर बताई गई है। महेश वर्मा जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। आपका स्वागत है महेश जी। और जो बातें कह रही थी सुप्रिया जी, एक के बाद एक आरोपों की फेहरिस्त बीजेपी के ऊपर लगाई है कि त्रिपुरा में किस तरह से जो तमाम वादे किए गए थे उनको पूरा करने में बीजेपी पूरी तरह से नाकाम रही है। आपका जवाब? देखिए, अगर इनके आरोप में अगर दम होता है, 2022 में जो लोकल चुनाव है जहां इनका मतलब पूरी तरह से सफाया हो गया। अगर त्रिपुरा के चुनाव को आप देखें तो जो लोकल चुनाव था उसमें कहीं कांग्रेस नाम की कोई चीज, ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने वामपंथियों के साथ अपना कहीं कर करा के जिस तरह से भी है समझौता, तो कोई मतलब स्वाभाविक समझौता नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि यहाँ जो एक तरह से अंकित जी मैं समझता हूं कि उपेक्षा बनाम अपेक्षा की जो एक फिजा जो आई है ना, जो एक वातावरण तैयार किया गया है, उत्तर पूर्व राज्यों की एक स्थिति, ऐसी स्थिति परिस्थिति का निर्माण कर दिया गया था कि पीछे 75 साल में इनको सिर्फ संघर्ष ही दिखाई दे रहा था, और उस संघर्ष के वजह से जो है ये हमारे इतने मतलब प्रकृति संसाधनों से भरपूर ये राज्य है, हमारे पास वहां सब कुछ था लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे। आज वहां देखिए रोडें बन रही है, आज वहां देखिए वहां एम्स बनाया जा रहा है, वहां देखिए
हॉस्पिटल जो है, लोगों को आयुष्मान भारत जो है, कहीं उज्ज्वला योजना जो है, कहीं हर तरह की सुविधाओं से उनको जब हम लैस करेंगे तो स्वाभाविक रूप से मतदान भी ज्यादा होगा। और भाजपा जो है जिस मुहिम को लेकर, उत्तर पूर्व राज्यों में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वहां पे लगातार पिछले 75 साल से भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष रहा, और उस संघर्ष इस तरह का नहीं रहा जैसे कांग्रेस का रहा। कांग्रेस तो वोट लेती, मजे करते हैं, निकल जाते हैं। एक भ्रष्टाचार का इन लोगों ने पूरा अड्डा, अगर कोई आप देखिए तो उत्तर पूर्व के राज्यों में होता था, जहां से अक्सर कोई ना कोई चीज आपको दिखाई देती थी। बड़े ऐतिहासिक वहां के घोटाले जो है रहे हैं, और उसके ऊपर हम कभी और किसी दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि आज जो वहां की फिजा बदली है, जो राजनीतिक फिजा जो चेंज आई है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर बड़ा सटीक विश्लेषण होना चाहिए कि किस तरह से लोगों का एक मांग था, डिमांड था, आज उसको छोड़ के मतदान में हिस्सा लेना और इतना बम्पर मतदान होना। सर लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो पिछले 5 साल में ही हुआ है। चुनाव अक्सर वहां पर देखा गया है, नॉर्थ ईस्ट में इतना बम्पर मतदान ही होता है, उसमें किसी पार्टी के आने से या सरकार बदलने से ऐसा कोई ज्यादा उसमें चमत्कार वाली सिचुएशन है नहीं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय आ गया है, पर उस जाने से पहले इंडिया टुडे का जो एक्सिस जो एग्जिट पोल आया है त्रिपुरा का, उसके जरा आंकड़े आपको बताते जाते हैं। बीजेपी को बता रहे हैं त्रिपुरा में, आपको बता दें कि वहां पर 60 सीटें हैं, 36 से 45 सीट, यानी कि पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार जो बीजेपी प्लस है उसकी वहां बनाते हुए दिखा रहे हैं। लेफ्ट पार्टीज को 6 से 11 और कांग्रेस जिसने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था उसे 0 सीट इंडिया टुडे का एग्जिट पोल है वो दे रहा है। त्रिपुरा मोथा जो पार्टी है प्रद्युत देव बर्मन की, उसको 9 से 16 सीटों पर बढ़त या विजय जो है वो दिखा रहा है इंडिया टुडे का पोल। आपको बता दें कि त्रिपुरा में 20 सीटें हैं शेड्यूल्ड ट्राइब की, और अखिलेश जी त्रिपुरा मोठा का पूरा जो चुनाव था वो इन्हीं सीटों पर समझ लीजिए सबसे ज्यादा फोकस करके लड़ा गया चुनाव। बड़ी बात यह है कि जो भविष्यवाणी अगर ये कह रहे हैं, अगर सच साबित होती है तो जो त्रिपुरा मोथा है वो लेफ्ट फ्रंट से और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है उससे भी ज्यादा बेहतर वो कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली बात है। ये विपक्ष की मेन पार्टी बन जाएगी, विपक्ष की मेन पार्टी बन जाएगी। और ये भी बात कही जा रही थी कि बीजेपी और त्रिपुरा मोथा का चुनाव के बाद फिर से गठबंधन हो सकता है, तो उस पर भी चर्चा चल रही थी। लेकिन बहरहाल जो बड़ी स्क्रीन है उस पर आपने देखा कि जो भविष्यवाणी आई है एग्जिट पोल की, जिसमें यह कहा गया है कि त्रिपुरा में बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है। तो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले एक बार आपको फिर बता दें ये एग्जिट पोल एनडीटीवी नहीं कर रहा है, ये एग्जिट पोल जो और बाकी चैनल्स कर रहे हैं हम उसको यहां पर आपको दिखा रहे हैं। और एग्जिट पोल के साथ हमेशा एक वैधानिक चेतावनी अपने साथ ध्यान रखा कीजिए कि ये एग्जिट पोल है और 2 तारीख को ये सत्य या असत्य हो सकते हैं, तो इस पर ज्यादा पसीना बहाने की कम से कम आवश्यकता है नहीं। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी इन तीनों राज्यों के एग्जिट पोल्स पर और इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। आपको बताएं कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है और अब बारी है एग्जिट पोल्स की। एनडीटीवी ने कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, लेकिन जो बाकी चैनल्स पर एग्जिट पोल हुए हैं हम उसका एक आपको एवरेज करके बता रहे हैं कि औसत बता रहे हैं कि उसमें क्या आ रहा है। और त्रिपुरा में इंडिया टुडे ने भविष्यवाणी की है, वहां पर 60 सीटें हैं, बीजेपी को 36 से 45 सीटों की भविष्यवाणी इंडिया टुडे की है, यानी बीजेपी वहां पर अपने ही बूते सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही। कांग्रेस को 0, जबकि लेफ्ट पार्टियों को 6 से 11 सीटें मिलने की भविष्यवाणी है और जो त्रिपुरा मोथा है उसको 9 से 16 सीटें मिल सकती हैं। मेघालय का आप बताइए। जी, मेघालय का जी न्यूज का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से टीएमसी जो है, चाहे त्रिपुरा में उन्होंने कोशिश जरूर की हो, वहां पर उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है, मेघालय में जरूर 8 से 13 सीटों पर टीएमसी को बढ़त या जीत मिलती दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 6 से 11 सीटों पर, कांग्रेस को 3 से 6 सीटों पर और एनपीपी जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है उसको 21 से 26 सीटें मिलने का अनुमान इस वक्त लगाया जा रहा है। तो बात बिल्कुल साफ है कि वहां पर अगर देखा जाए अखिलेश जी, तो एनपीपी को किसी ना किसी का तो सहारा लेना ही पड़ेगा, चाहे अपने पुराने पार्टनर बीजेपी का या फिर नया
एक गठबंधन बना लें कांग्रेस और तृणमूल के साथ मिलकर सत्ता में आने के उसकी लिए? संभावना थोड़ी कम लगती है। हालांकि अगाथा से सवाल हमने पूछा था, उन्होंने कहा कि अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। और हम नागालैंड की बात भी कर लेते हैं। वहां पर भी जी न्यूज का एग्जिट पोल आया है, उसकी भविष्यवाणी आई है, जहां पर कि बीजेपी एनडीपीपी जो गठबंधन है, आपको बताएं कि 40 सीटों पर बीजेपी और 20 सीटों पर एनडीपीपी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। 35 से 43 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत नागालैंड में इस एनडीए को वहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी रह सकती है 1 से 3 सीटों के साथ। एनपीएफ जो है उसको 2 से 5 सीटें मिल सकती है और अन्य पार्टियों को 6 से 12 सीटें वहां पर मिल सकती है। संजय जी, आपकी प्रतिक्रिया, जो अभी तक एग्जिट पोल के रुझान आए हैं, क्या आपको लगता है कि आपका आकलन भी यही है कि मोटे तौर पर यही परिणाम में बदल सकते हैं? देखिए, सभी एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, जो जमीनी हकीकत थी उसी के अनुरूप आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकारों ने काम किया है और प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। ये जो मैंडेट है वही आप हम एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं। त्रिपुरा की मैं स्पेसिफिक बात करूं तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत 3% ज़्यादा था। तो महिला अगर ज़्यादा मतदान कर रही हैं तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन था कि बीजेपी वहाँ जीतने जा रही है। अब सीटों को लेकर कैलकुलेशन हो रही थी कि कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, लेकिन आज जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जमीनी आकलन जो बता रहे हैं, वो सभी चैनल और सभी एग्जिट पोल कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी सरकार अकेले दम पे बनाते हुए दे रहे हैं और यही सत्य होगा। तो ये अब 2 तारीख को इसकी तस्दीक भी हो जाएगी कि कितना ये एग्जिट पोल है सटीक उतरते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बिल्कुल ठीक ही होते हैं, लेकिन टीएमसी के लिए खास तौर पर, और जो हमारे टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हमारे मेहमान हैं, हम उनसे भी ये समझना चाहते हैं कि आपको ये जब चुनाव त्रिपुरा में खत्म हुआ था तब मेरी सुष्मिता देव से भी बात हुई थी और वो वहां की प्रभारी थी, तो वो भी ये बात कहीं ना कहीं कह रही थी कि शायद बिल्कुल आखिरी में अगर बात करें अग्रवाल साहब, तो कहीं ना कहीं आखिरी में ऐसा लगा कि त्रिपुरा में टीएमसी की जो इलेक्शन पूरी मशीनरी है या इलेक्शन कैंपेन है उसकी थोड़ी सी स्टीम जो थी वो निकल गई थी। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि आपके पास बेटर चांस जो है वो मेघालय में है, जो कि कम से कम एग्जिट पोल दिखा भी रहे हैं कि वहां पर आपको फिर भी 8 से 13 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं? मानव जी। जी, ये सवाल मुझसे है? हाँ जी, आपसे। जी। मेरा सभी को मेरा नमस्कार है। और जहां तक त्रिपुरा का सवाल है, हम लोगों ने काफी संघर्ष किया है, काफी मेहनत करी है। और जब आपने देखा है कि भाई टीएमपी जो पार्टी है त्रिपुरा, जिस तरीके से उन्होंने जो ट्राइबल बेल्ट पे जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा है और जो नॉन ट्राइबल एरियाज है जहां पे बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट है जहां उन्होंने इलेक्शन अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए, तो जो कंसोलिडेशन ऑफ जो वोट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन में है। अब वो पता चलेगा 2 मार्च को क्या रिजल्ट होना है, लेकिन हमें उम्मीद है कि त्रिपुरा में भी हम काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। महिलाओं का काफी वोट हुआ है, जिस तरीके से महिलाओं ने जो पार्टिसिपेशन किया है दीदी के रैलियों में और दीदी की बातों में, आपको पता है कि त्रिपुरा और बंगाल बहुत ही समन्वय रखता है, लाइक ट्विन सिस्टर। लेकिन मानव जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हमारे साथ सुप्रिया जी भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, और यहाँ पर सवाल आप दोनों से ये बनता है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मेघालय की अगर बात करें तो वहां पर टीएमसी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे थे। वहां पर यह लग रहा था कि जैसे कि आप दोनों का ही मुकाबला है, जबकि आप विपक्ष में तो साथ साथ बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर। हाँ, तो ऐसे विपक्ष जो है, सुप्रिया जी आप, हाँ सुप्रिया जी पहले। सॉरी, मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे राज्य होंगे जहां पर हम आपस में साथ साथ लड़ेंगे और जब बड़ा चुनाव 2024 का आएगा तो हम आपको एक साथ खड़े दिखाई देंगे। देखिए, हर चुनाव का एक परिवेश होता है, हर चुनाव का एक सर्कमस्टांस होता है, हर चुनाव की एक जमीनी हकीकत होती है और वो हकीकत 2024 की अगर आप तस्वीर देखिएगा तो बहुत अलग दिखेगी। अगर आप 2023 की तस्वीर मेघालय या बंगाल की देखिएगा तो बिल्कुल अलग दिखेगी। इसमें तो मुझे लगता है कोई इतने हथप्रभ की बात नहीं है। ये कोalition पॉलिटिक्स का धर्मा भी है। हमने 22 पार्टीज के साथ एक बड़ी सफल सरकार चलाई है। हिंदुस्तान के 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से उबारा है, 23 करोड़ को उन्होंने वापस धकेल दिया। तो मुझे लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोalition और आज की जमीनी हकीकत का शायद फलसफा है। जी, सुप्रिया जी, अब मानव जी के पास जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे और छोटा सा और पूछना चाहूंगा। अभी आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है मैम? ये एग्जिट पोल है, जाहिर सी बात है कि 2 तारीख का आप भी कहेंगे कि इंतजार कीजिए, लेकिन अगर हम इन्हीं को अभी इन आंकड़ों को बहस के लिए भी रख लें तो कांग्रेस के लिए अभी भी नॉर्थ ईस्ट में जो जमीन है वो खिसकती ही नजर आ रही है, बहुत ज्यादा गेन्स वहां नहीं दिख रहे हैं। मैं देखिए सिर्फ इफेक्ट के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड तीनों जगहों में थी काफी दिन। मुझे लगता है कि जमीनी हकीकत इससे वाकिफ नहीं है ये जो सर्वे है। आप 2 तारीख का वेट करिए, लेकिन मुझे एक बात और भी लगती है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं
जहां पर राइज ऑफ वर्नैक्युलर पार्टीज, जहां पर राइज ऑफ लोकल पार्टीज, आपको मानना पड़ेगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मुंह छुपाने की बात है। आज जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है रीजनल पार्टीज के, वो एक हकीकत है। अब बीजेपी उसको झुटलाना चाहे तो अलग बात है, लेकिन मेरा अपना मानना यह कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई हो, हमें मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, हमें उन राज्यों की बात करनी पड़ेगी जो टिरनी ऑफ डिस्टेंस की वजह से नॉर्थ ईस्ट पीछे रह रहा है, उसकी बात करनी पड़ेगी। यहां पर आकर ब्रैश बातें करना मुझे तो नहीं लगता बड़ा कामगार होगा। ठीक है महेश जी, आपने सुना ये सुप्रिया जी को, और साथ साथ जो प्रश्न उनसे पूछा था वही प्रश्न आपसे भी, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि टीएमसी और कांग्रेस ही आपस में लड़ रहे थे। मेघालय में तो आप सत्ता में जिस पार्टी के साथ 5 साल तक सरकार में रहे, आप आपस में लड़ रहे थे। अब जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, अगर वो परिणाम में तब्दील होते तो ऐसा लगता है कि वहां पर 2 पार्टियों के साथ आए बिना शायद सरकार ना बने। तो क्या फिर से आप साथ आ जाएंगे? देखिए, हमारे लिए सबसे अच्छी बात इस एग्जिट पोल में ये दिखाई दे रही है कि एक त्रिपुरा हमारे लिए रोल मॉडल बन गया था, जहां पे हम मतलब अच्छी बढ़त लिए हुए हैं। और दूसरी बात, मेघालय जहां पे हम अभी तक 2 सीटों पे सिमटे हुए थे, हमारी वहां जो उपस्थिति थी ना के बराबर थी, और वहां पे हम कहीं अब अच्छे नजर आ रहे हैं। और नागालैंड में तो निश्चित रूप से हम सरकार की तरफ बनाने की दिशा में जो है हमारा कहीं नंबर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे में देखिए, ये जो चुनाव है ना, इस चुनाव में अखिलेश जी एक चीज को आपको समझना होगा। आप तो पुरानी चीजों को समझते आ रहे हैं, बरसों बरस से हम देखते भी आ रहे हैं आपको बीजेपी कवर करते हुए जी। देखिए, यहाँ जो उपस्थिति जिस तरह की रही ना, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे शीर्ष नेतृत्व की, या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की, या वो फिर हमारे गृह मंत्री की, हमारे जितनी भी शीर्ष नेतृत्व था, वहां कमाल का कैंपेन हुआ। और आप दूसरे नेताओं को आप देखें तो हमारे जो नेतृत्व था उसके मुकाबले वो कमतर उनकी उपस्थिति मिली। कुछ की तो उपस्थिति कहीं दिखाई ही नहीं दी। जो आज कहीं हमारे ऊपर आरोप जड़ रहे हैं, उन लोगों की तो कहीं दूर दूर तक उपस्थिति नहीं थी। और ऐसे भी उनकी उपस्थिति जो है, वो चुनाव के रिजल्ट 2018 का अगर कहीं तुलना कर लें, 2022 को कहीं सामने रख के बात कर लें, तो उनकी स्थिति परिस्थिति ने जो उनके साथ जो एक तरह से करवट लिया है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो सुप्रिया जी कह रही हैं, निश्चित रूप से जहां विकास जो है ना, जहां विकास की उपस्थिति दिखाई देती है, जहां कहीं पे ट्राइबल क्षेत्र में आप समझिए कि वहां बिजली पानी बहुत दूर की बात होती थी, आज वो कहीं दिखाई दे रही है। रोड की कनेक्टिविटी कहीं लोगों को जोड़ रही है उनको कहीं, और उनको कहीं उनके जीवन को थोड़ा सा और आसान बना रही है, इजी कर रही है। जहां लाइफ इतना इजी हो जाए, और उसके ऊपर जो है फिर आप कोई भी आदमी वहां जाएगा तो निश्चित रूप से वो यही सोचेगा, मतलब कि ये वोट का कमाल है, ये हमारे वोट का कमाल है, ये हमारे मत का कमाल है। और वो मत का कमाल आज के एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है। छोटा सा ब्रेक लेने का सर समय आ गया है, माफ कीजिएगा, छोटा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये चेतावनी देना जरूरी है महेश जी को भी और बाकी को कि भी एग्जिट पोल जो है वो परिणाम में हमेशा तब्दील हुए सही नहीं है। अभी कुछ महीने पहले हमने देखा है गुजरात में कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाया कि बीजेपी को इतनी सीटें मिलेंगी, बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश में जो सब बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, 1-2 को छोड़ के वहां पर जो है पूरा अलग। और ये त्रिपुरा के कुछ नंबर्स भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं जो एग्जिट पोल आए हुए हैं। और जैसे महेश जी कह रहे थे, अखिलेश जी, त्रिपुरा के अंदर अगर इसी आकलन के हिसाब से चलें, जो आदिवासी इलाके हैं, 20 जो सीटें हैं जो आदिवासी इलाकों की, लगता है कि वहां पर बीजेपी ने पिछली बार जो बढ़त हासिल की थी, वो बढ़त इस बार शायद मिल नहीं रही, क्योंकि त्रिपुरा मोटा को 9 से 16 सीटें जो हैं वो वहीं से होकर आनी है। तो शायद आदिवासी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जरूर हुआ है। और कमाल की बात त्रिपुरा की यह है कि वो एक जमाने में लेफ्ट का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था, तो अगर लेफ्ट को भी अच्छा करना था इस चुनाव में, तो यहीं सीटों पर शायद उनकी भी उम्मीद थी, वो भी पूरी होती दिख नहीं रही है। और तो जो जी न्यूज का आ रहा है कि उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं है, जो कम से कम जो लोअर वाला साइड है, 29 से 36 की भविष्यवाणी हो रही है इसमें। और 13 से 21 जो है लेफ्ट पार्टियों को मिल सकता है, और त्रिपुरा मोथा को 11 से 16 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिल सकती। तो ये भी एक थोड़ा सा प्रोत्साहन जो है वो थोड़ा ज्यादा है बाकी ऑपोजिशन के लिए, लेकिन फिर भी बीजेपी लगती है जो सरकार बनाने की स्थिति में, तो भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है इसमें भी। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। त्रिपुरा की 60 सीटों का 2 चैनल्स का यही सवाल जैसे मेघालय में हमने पूछा था, त्रिपुरा को लेकर भी खड़ा हो सकता है कि क्या त्रिपुरा मोथा और बीजेपी का अलायंस हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस पर भी एक सवाल उठेगा अगर ये जी वाला अगर आप एग्जिट पोल अगर रुझान। और अखिलेश जी, जैसे आप कह रहे हैं अलायंस की अगर बात करें, तो अगर लेफ्ट का और त्रिपुरा मोटा का जो उनका मैक्सिमम है उसको जोड़ दें तो वो भी मेजॉरिटी की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये बड़ी जटिल भी हो सकती है अगर नंबर्स थोड़े भी ऊपर नीचे हुए। तो छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है।
2024 की जो बड़ी जंग है उससे पहले जो सियासी लड़ाई है 23 से होकर गुजरेगी और 23 के जो पहले 3 पड़ाव हैं उनका एग्जिट पोल इस वक्त अलग अलग चैनलों पे चल रहा है और उसको मिला जुलाकर क्या उस पोल का निष्कर्ष निकल रहा है, निचोड़ निकल रहा है, उसको हम इस वक्त एनडीटीवी पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये त्रिपुरा का ये जो पोल ऑफ पोल्स है उसकी अगर बात करें अभी तक जिन न्यूज चैनल्स ने इसको सर्वे को किया है तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए सामने मुझे क्योंकि वो अखिलेश दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं जरा कोने में देख के बता देता हूं कि कुल मिलाकर बीजेपी जो 60 सीटों में बीजेपी को बहुमत जरूर मिलता दिखाई पड़ रहा है। 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 9 सीटें बीजेपी की कम होती दिखाई पड़ रही हैं त्रिपुरा में। वहीं कांग्रेस का जमा और घटा कुछ खास बदलाव नहीं है, शून्य पर है, शून्य पर ही 2018 के मुकाबले रहेंगे। और लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो 4 सीटें गिरते हुए 12 पर पोल ऑफ पोल्स में हैं। जो नई पार्टी है त्रिपुरा मोठा यानी कि प्रद्युत देव बर्मन का कांग्रेस से निकलकर बाहर आना नुकसान जरूर कर रहा है कांग्रेस पार्टी को। 12 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं पोल ऑफ पोल्स में और अन्य को भी 1 सीट मिल रही है। अखिलेश जी, दीपक जी आपसे जानना चाहेंगे इसी टिपरा मोथा के बारे में। आपको लगता है कि अगर मान लीजिए बीजेपी और आईपीएफटी मिलकर बहुमत से दूर रह जाते हैं तो क्या इनका गठबंधन हो सकता है? क्योंकि बीजेपी ये कहती थी कि चुनाव पूर्व गठबंधन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग राज्य की मांग करे जो हमें स्वीकार नहीं है। देखिए, जो बीजेपी की अलाई है आईपीएफटी उसकी अगर बात करें, इनका भी डिमांड वही है सेपरेट स्टेट की, और 2018 में भी वो इस डिमांड को रख के ही इलेक्शन साथ में लड़े थे और इस बार भी आईपीएफटी पार्टनर है बीजेपी की इस इलेक्शन में। तो जब आईपीएफटी के साथ अलायंस हो सकता है बीजेपी का तो त्रिपुरा मोदा के साथ क्यों नहीं हो सकता? संजय जी, आपको क्या लगता है, संभावना है इसमें कि मान लीजिए अगर बीजेपी रह जाती है बहुमत से? संभावनाओं पे ही चलता है और कोई भी संभावनाओं को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। आप अगर ट्वीट की बात करेंगे तो महाराज प्रद्युत ने जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उसके बाद ट्वीट किया मैनिफेस्टो को लेकर के कि जो हम त्रिपुरा मोथा जो डिमांड कर रहा था अपने जो टीटीडीसी एरिया के लिए, उसी बात को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया। लेकिन उनका यह भी बयान आया कि वो अगर बहुमत से दूर रहते तो महल बेच करके बीजेपी के 25-30 खरीद लेंगे। नहीं, वो तो पॉलिटिक्स में अपने अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को एक रोकने की बात होती है। कौन किसको खरीदेगा नहीं खरीदेगा अलग विषय है, लेकिन जो महाराजा प्रद्युत की पॉलिटिक्स है वो हमेशा से उनका परिवार एंटी लेफ्ट रहा है, कभी भी राजनीति में उनकी लेफ्ट से बनी नहीं है। तो उनके पास भी चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि बीजेपी के साथ ना आए अगर ऐसी संभावना बनती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी संभावना बनेगी नहीं क्योंकि वह बीजेपी को अपने दम पे बहुमत मिलेगा। पोल्स पे अगर जाएंगे तो बीजेपी को किसी की आवश्यकता पड़ नहीं रही है। अगर आप पोल ऑफ पोल्स जो अभी तक चैनल्स के निकल कर आए त्रिपुरा में 3 चैनल्स ने अभी तक अपना जो एग्जिट पोल है वो दिया है। इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और जी न्यूज ने जो अपना सर्वे दिया है उसके हिसाब से मोटा मोटा बीजेपी को वहां पर क्लियर बहुमत मिलता दिखाई पड़ रहा है। छोटा सा एक ब्रेक भी ले लेते हैं, वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स एनडीटीवी पर चल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे इस वक्त क्योंकि आज मेघालय की वोटिंग भी खत्म हुई है, सीधे आपको लिए चलते हैं कोनार्ड सांगमा साहब के पास, मुख्यमंत्री मेघालय के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, अभी पोलिंग खत्म हुई है, पोल ऑफ पोल्स में क्या नंबर आ रहे हैं वो 1 मिनट बताने से पहले आपका क्या प्रेडिक्शन है, कैसी उम्मीद है आपको? इस बार आप अपने जिनके साथ 5 साल आपने सरकार चलाई उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसी 2-3 चीजें। सबसे पहले तो मैंने अपने सभी इंटरव्यूज में, सभी स्पीचेस में कहा है कि हमें पहले से ज्यादा नंबर हमारे आएंगे इस बार, और इस बार हमें उम्मीद है कि हम लोग हाफ वे मार्क तक हम लोग पहुंच पाए। तो ये नंबर 1 है। नंबर 2 जो है, हम लोगों ने हर इलेक्शन हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली लड़ा है। हम लोग कभी भी प्रीपोल अलायंस नहीं करते क्योंकि हमारा मानना है, हमारे प्रिंसिपल है कि जब हम पब्लिक के पास जाते हैं इलेक्शन में तो हम अपने आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के जो सोच है उसको लेके जाते हैं। तो अगर प्रीपोल अलायंस हो गया तो आपने ऑलरेडी अपनी आइडियोलॉजी डाइल्यूट कर दी और मिक्स कर दी। तो इसलिए हमारा हर इलेक्शन में आप देखेंगे पिछले 5 सालों में हम लोग कभी भी प्रीपोल में नहीं गए।
लेकिन संगमा साहब, अभी जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, हालांकि 2 तारीख को तो चुनाव परिणाम आएगा, दोनों में काफी फर्क भी कई बार होता है, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकली अगर पूछा जाए कि आपकी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता पिछली बार की तरह, तो क्या फिर से आप बीजेपी के साथ जाएंगे? वो बीजेपी जो आपके राज्य में अपनी ताकत लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। देखिए, हम लोगों ने जब सरकार बनाई तो हमारा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग था कि हम लोग सरकार में साथ में काम करेंगे, और हम लोगों ने कॉन्शियसली सब पार्टनर्स मिलकर हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारी हालत बिगड़ी और हमारे बीच में एक प्रॉब्लम हुए, इसकी वजह से हम लोग अलग हुए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग का एक बिल्कुल फ्री फ्रैंक डिस्कशन रहा कि हम लोग प्रीपोल नहीं करेंगे, और ये फिर सब पार्टीज ने मान ली और सब अपने आप लड़े। रही बात ये रणनीति भी थी, ये रणनीति भी थी कांग्रेस और बाकी टीएमसी को रोकने के लिए कि जो वोट है, विपक्ष के वोट है, वो ना बटे, इसलिए आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ लो? नहीं, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो उस पर इंटायर वो है कि हम लोग कभी भी हम लोग प्रीपोल अलायंस नहीं करते, तो इस बार भी हम लोग ने प्रीपोल अलायंस नहीं किया जी। अब इसको आप जिस तरह से भी देखना चाहे आप देख सकते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट है कि हम अपनी पार्टी का आइडियोलॉजी और हमारे जो सोच है उसको हम आगे रख के पब्लिक के पास जाते हैं। संगमा साहब, अभी जो कम से कम जितने भी 3 चैनल्स के जो प्रीपोल, जो अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें किसी में भी आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर इन नंबर्स को ही, अभी चर्चा के लिए इन नंबर्स को ही हम मान लें कि इस तरह की स्थिति बनने वाली है विधानसभा में, तो आपके लिए सबसे प्रेफरेबल पार्टनर कौन होगा? क्योंकि आपने कहा कि पहले अगर प्रीपोल अलायंस कर लेते तो आइडियोलॉजी डाइल्यूट हो जाती, तो अभी फिलहाल पोस्ट पोल में आपकी आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा किससे मिलती दिखाई पड़ रही है? नहीं, हम लोग अब जब एक बार अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया तो उस समय हमें पॉलिटिकल पार्टी होकर हमें स्टेट के इंटरेस्ट के लिए किस तरह काम करके, किसके साथ मिलके काम करके हम लोग स्टेट का इंटरेस्ट आगे ले जा पाएंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक ने एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट अगर दिया तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो हम लोग जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमें लगेगा कि पब्लिक का इंटरेस्ट ज़्यादा सर्व होगा, हम एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएंगे, ये सब सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर बट आप ओपन हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाने के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर टीएमसी? बिल्कुल हम देखेंगे जब समय आएगा। लेकिन हाँ, अभी तो हम लोगों ने ओपन रखा है। अभी एमएलए से बात होगी, अगर जब रिजल्ट आएंगे फिर पब्लिक का हम लोग भी ओवरऑल व्यू भी देखेंगे, पार्टी के लोगों का व्यू देखेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग जो स्टेट के लिए सबसे अच्छा रहेगा, पब्लिक के लिए सबसे अच्छा रहेगा उसका लेकिन संगमा साहब, अभी चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा था कि आपकी पार्टी जो थी वो तो बीजेपी पर उतनी ज्यादा हमलावर नहीं थी, ज्यादा आक्रामक नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने काफी हमले बोले। और दूसरी बात यह भी कि बीजेपी लगातार डबल इंजन की सरकार की बात करती है, तो ऐसे में आपको लगता है कि वही आपके लिए सबसे ज्यादा नेचुरल रहेगा ऑप्शन? जैसे मैंने कहा कि जब समय आएगा तो हम इसके बारे में सोचेंगे। रही बात हम लोग की, अब इलेक्शन में तो कुछ तो कहना पड़ेगा। अभी कैंपेन में आएंगे तो फिर अपनी पार्टी के बारे में कहना पड़ेगा और दूसरी पार्टी के बारे में कहना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है, तो हर जगह में होता है, हर इलेक्शन में होता ही है। और जैसा अब लेकिन जब जैसे मैंने कहा कि अगर मैंडेट फ्रैक्चर्ड आया, हाँ जी, और जैसा टीएमसी और कांग्रेस के बीच में हमने देखा कि वहां पर मेघालय में जबरदस्त जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ। राहुल गांधी वहां गए, उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में कहा, पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया। टीएमसी भी जो है बाद में हमलावर हुई कांग्रेस पार्टी को लेकर। आपको लगता है कि इन दोनों पार्टियों की लड़ाई से आप दोनों को फायदा हुआ? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अब जो है कांग्रेस जो एक तरीके से एक बहुत एक मजबूत दल था एक समय, और पिछले इलेक्शन में 21 सीट मिले थे, आज 21 से वो 0 हो गए इस इलेक्शन से पहले। तो और उनका जो लीडरशिप भी बढ़ गया और बिखर गया। और आप देखेंगे कि अलग अलग जो एमएलएस जो फिर कांग्रेस टीएमसी में गए थे वो भी फिर बिखर गए, और उनमें से भी कुछ 4-5 लोग फिर अलग अलग पार्टियों में इंक्लूडिंग एनपीपी में आ गए। तो ऑब्वियसली उनके बीच में जो झगड़ा हुआ और उनके बीच में जो वो भाग हो गए, टूट गए, उसका ऑब्वियसली पॉलिटिकल फायदा आएगा हमारे पास। और जाते जाते संगमा जी आपसे ये पूछना चाहेंगे, सब ये कह रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए एक तरह से ये शुरुआत हो गई है 2023 में इन 3 राज्यों से।
आपके हिसाब से 2024 में क्या होगा, क्योंकि कई सारे लोग अपने अपने हिसाब से भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये तो कहना मुश्किल है, एक साल बहुत लंबा होता है, तो चुनाव के लिए अभी इसको मेरे ख्याल से कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन देखते हैं, पहले हमारा चुनाव खत्म होने दो, फिर देखते हैं, फिर आगे 24 वाला चुनाव बात करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। 2 तारीख के लिए आपको शुभकामनाएं। एग्जिट पोल कम से कम अभी एक त्रिशंकु विधानसभा दिखा रहे हैं मेघालय में। क्या होगा वो जनता ने तय कर लिया है। 2 तारीख को सबके सामने रिजल्ट जरूर आ जाएंगे, तब अखिलेश जी तय होगा कि कॉनर संगमा साहब से जब तुम दोबारा बात करेंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पे करेंगे या फिर उनका भी रोल वहां पर कुछ बदलता हुआ दिखेगा। लेकिन कम से कम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इन्हीं की पार्टी बनने वाली है। और वो किसी बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो किसी के भी साथ जाकर हाथ मिला सकते हैं। तो यानी उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि वो सत्ता में रहना चाहते हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उनका दल उभरेगा। उसके बाद जाहिर सी बात है कि चुनाव के बाद कई सारी संभावनाएं मेघालय में बनेगी। चलिए, अभी के लिए पोल्स में जुड़ने के लिए एनडीटीवी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।